बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़िम, ख्वाजा आसिफ साहब ने पीटीआई पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई पुराने साथियों पर एतबार करने को तैयार नहीं है। जरदारी साहब का तराशा हुआ हीरा उन्हें इतना पसंद आया कि पार्टी ही उनको दे दी। तो दूसरी जानी पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन साहब कहते हैं कि एहसन इकबाल साहब को कल याद आया कि उन्होंने लाहौर बनाया था। 3 दफ़ा हुकूमत करने वाली नून लीग ये बताए कि उन्होंने क्या क्या किया है। इसके अलावा भी आज हम दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको मिला डॉक्टर साहब, 18वीं तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक बहस छिड़ गई है। ये जो तमाम बहस है, मुबाहिसा है, इसका नतीजा क्या होगा और सियासी मंजरनामा क्या चेंज होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, सियासी मंजर देखें, ये तो किसके तराशे हुए हीरे कहाँ पे जाके लगे और कहाँ जाके लगेंगे, ये तो अभी कुछ नहीं पता। ये तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक चोट की गई है। बैरिस्टर गौहर ज़ाहिर, उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा है। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब के बहुत करीब रहे हैं, अदलिया बहाली तहरीक में बड़े फ़ाल रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून का कहना यह है कि ये जरदारी साहब के साथ घूमते थे। और ये मसला यह है कि यहाँ पे अगर इस बात को मुस्लिम लीग नून ने बात तो मुनासिब उनकी ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी में वो थे, लेकिन सवाल यह है कि किसके तराशे हुए हीरे। इसमें मुस्लिम लीग को थोड़ा सा, मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में देखें ना, हुकूमत उनकी आ रही है, ये वो पीपल्स पार्टी में थे, ये तहरीक के ये क्या ना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी किस इनके हीरे हैं। अच्छा, उनके बारे में ये खामोशी है, उनसे इत्तेहाद करें। देखें, मुस्लिम लीग नून है बड़ी चालाक। यानी आप ये देखें कि यहाँ तो हीरों का एक गुलदस्ता है ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है थोड़े थोड़े दिनों के बाद और फिर उसमें शामिल हो जाता है। उनके बारे में नहीं बोले, बोलनी बैरिस्टर गौहर के बड़े चालाक, बहुत चालाक हैं, अंदर से बड़े चालाक हैं। देखिए ना कैसी उन्होंने क्या कमाल किया है। ना ही परवेज़ खड़क साहब की कोई, जब उनकी भी पार्टी है, उनकी पार्टी का क्या नाम है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, माजरत में नाम बोल जाता हूँ, उनके बारे में नहीं बोले। वो इतने सारे हीरों का एक पूरी हीरों की कान, और जो उस हीरो की कान ने कहाँ जाना है, ये इनके साथ आना है। राजा रियाज साहब, अच्छा राजा रियाज जो हैं उनको मतलब वो भी तो एक हीरे हैं ना, हमारे भाई में हीरे हैं। तो फिर ये तो हीरे, बहुत सारे हीरे हो गए। ये एक जो बात इन्होंने छेड़ी है ना जी, तो ये तो कमाल की बात की है। मैंने कहा अंदर से बड़े चालाक हैं। देखिए, इन्होंने चोट तो किया, मगर मसला ये है कि वो जो एक तो बैरिस्टर गौहर तो चले हीरे हैं, वो उधर से उधर गए, मगर अब मैं से भी सोच रहा हूँ कि ये जो इतने सारे हीरों की कानें हैं, इन्होंने किधर जाना है, कहाँ जाना है। देख रहा, ये इत्तेहादी इनके बनेंगे, उनके बनेंगे, किनके बनेंगे, क्या होगा, तो उनके बारे में खामोशी है। लेकिन ये है कि बहरहाल ये अब इस तरह की जब बातें होंगी तो एक सवाल तो उठेगा ना कि भाई एक मेरा बैरिस्टर गौर तो नजर आए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से अलाइंस होना है शायद फ्यूचर में, या बाकी जिस जमात से अलाइंस होना है, तो उनके बारे में तो ये तो सियासत है। अभी तो इसमें गर्मी आएगी, लेकिन ये है कि ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि मैंने इतनी बड़े हीरों की कान आज तक पाकिस्तान की सियासत में निकलते देखी नहीं है, जितनी बड़ी हीरों की कान जो है वो तहरीक इंसाफ में से निकली है। अगर मैं हीरा कहूँ बकौल उनके, हमारे लिए तो वो जाहिर है कि जवाहरात हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर मैं इनकी इस दलील को मानूँ, पाकिस्तान की तारीख में देखें, वो लिकाब बनी, पैट्रियट बनी, ये बना, वो बना, मगर ये जो हीरों की कान निकली है ना एक, इसके बारे में सब खामोश हैं कि इसने कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या होगा, ठीक है ना। तो मतलब है कि और कितने हीरे अभी निकलेंगे, अभी खुदाई जारी है वहाँ पे कानों की। क्या होगा, तो मतलब एक तमाशा सा है। लेकिन ये कि वो मेरा ख्याल है कि आप यकीन करें, हमारे एक तो बड़े काबिल एहतराम हैं हमारे बलोच जो रहनुमा हैं, और ये अख्तर मेंगल साहब और बाकी जो हैं, बहुत सारे और भी हैं, मैं सबकी जिक्र नहीं कर रहा, मैं कुछ का जिक्र कर रहा हूँ।
मैं हर थोड़े दिन के बाद जब उनसे मिलता हूँ तो एक नई पार्टी में होते हैं तो मैं उनसे पूछ रहा होता हूँ कोई निगरान हुकूमत में भी, आप यकीन करें बड़ी, अच्छा मैं भी भूल जाता हूँ वो भी भूल जाते हैं। रोज़ खबर आती है ना, साबिक वज़ीर आला ने उस पार्टी को छोड़ के पीपल्स पार्टी में, पीपल्स पार्टी को छोड़ के नून में, फिर नून से इधर, फिर इधर से, तो मैं भी भूल जाता हूँ। और मैं कहता हूँ, अच्छा मैं कहता हूँ कि यार ये खुद ही बताएंगे कि कहाँ पे हैं ना, मतलब मैं ना मेरे पास इतना जहन में होता है, मैं कहता हूँ क्या हाल है रे, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, मुझे और क्या हो रहा है, अच्छा मुझे भी नहीं पता होता है किधर, ना मुझे कोई दिलचस्पी होती है। फिर वो बताना शुरू करते हैं, डॉक्टर साहब मियाँ साहब बस आए तो अच्छा मैं कहता हूँ अच्छा मुस्लिम लीग नून में आजकल, और डॉक्टर साहब नून तो गई, पीपल्स पार्टी आ गई है बस, अच्छा तो ये भी, अच्छा तो ये तो गए सारे, तहरीक इंसाफ ही तहरीक, अच्छा तो मुझे हर, क्योंकि उनसे एक ताल्लुक तो है ना, वो तो रहता है, लेकिन ये है कि वो एक कमाल की सूरत हाल होती है कि थोड़े दिनों के बाद जो है वो तो ये हीरे जवाहरात, ये अभी बहुत सारी कलियां खिलेंगी, लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा मामला। तो ये देखते हैं, अभी सियासत है, अभी तो ये पॉलिटिकल कंपेयरिंग चलेगी और इसमें देखते हैं कि थोड़े दिन रह गए जी, दिन देखें तेजी के साथ गुजर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल वगैरह का ऐलान कर दिया सारा, और अदालतों में फैसले हैं, और अब देखें कि क्या किस तरह से इसको इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा समझा जाए, लेकिन ये कि लुत्फ आता है, ये जुमले सुन के ना लुत्फ बहुत आता है, और भी और आएगा क्योंकि बाज़ दफ़ा जो ऐसी बात हो जाती है कि वो जो है ना उस पर, अच्छा ये जाहिर इलेक्शंस हैं, अब उसमें कैंपेन होगी। पीपल्स पार्टी ने तो अपना एक जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने तो एक बना लिया अपना कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून पे तनकीद करनी है। तहरीक इंसाफ की अभी तक ज़ाहिर है कि सियासी सरगर्मियाँ शुरू नहीं हुई, क्योंकि उनके तो हालात ही बहुत ही अजीब से हैं, उनमें से अभी पता नहीं कितने और हीरे निकलने हैं, ठीक है ना, अभी तो मतलब है कि उधर भी तो मसले हैं, हीरे निकाले जा रहे हैं उधर से लेकिन कोई इधर गिरा कोई उधर, वो क्या था, एक दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई इधर गिरेगा कोई उधर, लेकिन मसला ये वो जो गिरेंगे वो हीरे नहीं होंगे, उनको संभाल के जो बहुत ही तरीके से किसी ना किसी के वो ताज में सजेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये मुझे नहीं पता अभी तक, अभी ये देखना है कि जो मुस्लिम लीग नून है हमारी हुकूमत आने वाली, उनका क्या बयानिया है, मतलब उनका बयानिया कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ होगा। अभी तक तो देखें ना, उनका बयानिया वो तहरीक इंसाफ के ऊपर ही है, तो उनका तो मतलब तहरीक इंसाफ कब तक चलेगा बयानिया, तो वो है कि वो लेकिन कोई प्लानिंग वगैरह सामने आएगी, ज़ाहिर है हसन इकबाल साहब हैं, बाकी लोग हैं, वो कोई ना कोई मतलब प्लान लेके, कोई मंशूर लेके अवामी मसाइल का हल जो है सारा, या इसाक डार साहब कोई मईशत का कोई नया प्लान लेकर आएंगे सामने, तो कुछ ना कुछ तो होगा। अभी देखते हैं, कैंपेन भी शुरू होगी, सरगर्मियाँ, सियासी सरगर्मियाँ इस हफ्ते से अगले हफ्ते से, लेकिन जुमले मज़ेदार हैं। अच्छा अब इसमें जो है ये तो मुल्क की इलेक्शंस में तो इसी तरह से कैंपेनिंग होती है, लेकिन इससे बढ़ के जो, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो आसपास हो रहे हैं हालात उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के आसपास एक, अच्छा ये एक शाम को कल बड़ी गैर मुतवक्को प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने, और वो जो है वो उन्होंने जो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उसके लिए तल अवीव में जो किराया का एक मिलिट्री कैंप है या हेड क्वार्टर है या जो भी जगह है, वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जितने अरसे से हम नेतन्याहू को काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूँ मैं भी, और जाहिर है कि उनको सुना है और देखा, कल उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैंने इतने शदीद उन्हें गुस्से में नहीं देखा। अच्छा 700 अब तक जब से ये जंगबंदी बंद हुई है तो 700 मज़ीद लोग शहीद हो गए, लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें 2-3 बातें ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी अजब सी बातें इन्होंने की। एक तो इन्होंने कहा कि मैंने 1900 मेरी सबसे बड़ी गलती जो थी, हमारी इसराइल की सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने ओस्लो का मुआहदा किया। अच्छा ये जहन में रखें कि ओस्लो का जो मुआहदा था, यानी 1993 और 1995 के दरमियान, उस मुआहदे के नतीजे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी बनी थी,
तो इन्होंने ये कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने ओस्लो माहदे के अंदर एक किरदार अदा किया, और अब हम ना सिर्फ हमास बल्कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को भी नहीं मानते। यानी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर उसके अल्फाज को देखा जाए तो उसमें यह है कि उन्होंने जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसको जो है, यरूशलेम पोस्ट 3rd स्लाइड, ठीक है, उन्होंने कहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी कांट रिटर्न टू गाज़ा, और फ़लस्तीनियन अथॉरिटी अगर टाइम्स ऑफ इसराइल में एग्जैक्टली बता रहा हूँ, टोटल विक्ट्री अगेंस्ट हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रिजेक्ट इसराइल, क्योंकि वो भी रिजेक्ट करते हैं इसराइल को, वो भी गज़ा भी नहीं आ सकते। अच्छा ये देखें, थोड़ा सा इस तरह से रखें ना ज़हन में, फ़लस्तीनी अथॉरिटी कोई नहीं थी, किसी वजूद नहीं था, फ़लस्तीनी अथॉरिटी नाम की कोई अथॉरिटी थी नहीं, ये थी अल-फतह, PLO। सही। PLO का मुआहदा हुआ इसराइल के साथ, और उसको हम कहते हैं ओस्लो मुआहदा। उस मुआहदे के नतीजे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी बनी, ये जो 93 और 95 में हुआ, 93 से 95, और उसके नतीजे में ये हुआ कि जो मगरिबी, अच्छा गज़ा में फ़ौज रही, गज़ा जो है वो इस का हिस्सा नहीं था, सही। यानी ये जो मुआहदा हुआ इसका हिस्सा जो है ये मगरबी किनारा था। तो ये मगरबी किनारे में ABC, हम बात पहले भी कर चुके हैं कि A जो है उसमें फ़लस्तीनियों का होगा, B इलाके जो है उसमें जो है वो दोनों का होगा, और C जो सबसे बड़ा है 60% इलाका मगरबी किनारे का वहाँ पे, और ये 5 साल के लिए था। यानी 1995 से लेके 2000 तक यहाँ पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत एक बन जानी थी। अच्छा उसमें ही फिर ये हुआ कि अच्छा इनको दे दिया गया कंट्रोल गज़ा का भी, मतलब फ़लस्तीनी अथॉरिटी गज़ा को भी संभालेगी। दरमियान में इंतफादा होगी, क्योंकि वहाँ पर ये तासुर अच्छा इसमें गोलान की पहाड़ियाँ नहीं थी, इस मुआहदे में खामोशी इख्तियार की गई। ये ओस्लो एकॉर्ड है ना जी। इसमें गोलान की पहाड़ियाँ नहीं है, इसमें जॉर्डन वैली नहीं है, इसमें मशरिकी यरूशलेम नहीं है, उनका जिक्र नहीं है। बाकी इलाके जो हैं उनका, तो ये गोलान की पहाड़ियाँ और बाकी इलाके जो इस मुआहदे में नहीं थे, वहाँ पे यहूदी आबादकार आने शुरू हो गए, उन्होंने अपनी बस्तियाँ बनानी शुरू कर दी। बस्तियाँ बनानी शुरू कर दी तो फ़लस्तीनियों में हुआ कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है, ये ओस्लो मुआहदे के तहत तो ये तो यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, नहीं अपने लोग लाके आबाद कर रहे हैं, तो यहाँ तो मतलब फ़लस्तीनी अक़लियत में चले जाएंगे, और रियासत वगैरह का ना कोई जिक्र है, ना कोई मशरिकी यरूशलेम का जिक्र है, ओस्लो मुआहदे में नहीं था जिक्र। सही। उसके बाद ये हुआ कि ये इंतफादा हो गई, ठीक है, इंतफादा हुई, पहली इंतफादा, दूसरी इंतफादा यानी तहरीक, हंगामे, खुद को हमले, जो भी एक पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ और ये सारा। उसके बाद ये हुआ कि 2005 में यहाँ से गज़ा से इसराइली फ़ौज चली गई, विड्रॉ कर गई। यहाँ इलेक्शन हुए, अब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में महमूद अब्बास सदर बन गए, एक ज़ाहिर है कि यूनिटी गवर्नमेंट बनी, महमूद अब्बास बन गए सदर, और इस्माइल हानिया बन गए, हमास के जो हैं वो बन गए वज़ीर आज़म, मुंतखब हो गए वज़ीर आज़म। सही। इसको महमूद अब्बास ने मानने से इनकार कर दिया, दोनों की लड़ाई हो गई गज़ा के अंदर। गज़ा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी यानी फ़तह और हमास की लड़ाई हुई, और उसके नतीजे में गज़ा से फ़लस्तीनी अथॉरिटी को निकाल दिया गया, वो मगरबी किनारे पे चले गए, यहाँ हमास रह गई, और हमास का आज तक यहाँ पे यानी 2 मुतबादिल जो हैं वो हुकूमतें बन गए। दरमियान में फिर 2014 में इनका बहुत अच्छा इनकी टॉक्स हुई, ये गज़ा के अंदर बहुत अच्छा इनकी मीटिंग हुई, उसमें हमास ने तस्लीम कर लिया महमूद अब्बास को, लेकिन उसमें साथ ही यह था कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। वो 6 महीने में इलेक्शन नहीं हुए दोबारा, तो वो फिर मुआहदा ख़त्म हो गया। फिर दोहा के अंदर इनके मुज़ाकरात हुए 2016 में, शायद वो भी बहुत कामयाबी तक पहुँच गए थे हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के, लेकिन फिर उसमें भी गड़बड़ हो गई। अच्छा, क्योंकि उसकी वजह यह कि इसराइल ने कहा कि हम तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी से मुआहदा है, हमास होगी तो हम तो मानते ही नहीं हमास को। तो ये मामला जो है, तो उस पर हमास और ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी हमेशा कहते रहे कि इसराइल की वजह से ये हमारे मुज़ाकरात आपस में ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि उसकी वजह ये कि हम मिलने की कोशिश करते हैं तो इसराइल कहता है हम तो नहीं मानते, मुज़ाकरात कर लो तो हम तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हैसियत भी ख़त्म हो जाएगी, हम यूनिटी गवर्नमेंट नहीं मानते। अब जनाब ये हुआ है कि आज उन्होंने ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात को, तो उसमें एक तो उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को हम
हमारा और अब ओस्लो अकॉर्ड दोबारा नहीं होगा, यानी ओस्लो अकॉर्ड ख़त्म हो गया, फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी वही कर रही है। अच्छा, फ़लस्तीनी अथॉरिटी वैसे भी ज़ाहिर है कि जब ये जो कुछ हो रहा है मगरबी किनारे पे, तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ मुआहदे में तो ये नहीं था ना कि यहाँ पर भी जारियत होगी और यहाँ पर भी लोगों को मारा जाएगा और शहीद किया जाएगा। और ये सारे जो आप देखें ना, ये जो बच्चे छोटे छोटे छूट के आ रहे हैं और जो बच्चियाँ आ रही हैं छूट के जेलों में से, तो ये तो ओस्लो मुआहदे में नहीं था। इसराइल ने जो कैद किए हैं लोग, ठीक है, जो दहशत गर्दी में मुलविस हैं उनका अलग मामला है। लेकिन ये कि किसी ने किसी फ़ौजी को जो है वो, या सिपाही को, किसी को ज़रा सी आवाज़ उसको रोक रहा था, उसने बच्चे ने कहा कि क्यों मुझे रोक रहे हो, तो उस पकड़ के जेल में डाल दिया। तो और वो 7-7 साल 8-7 साल बाद निकल रहे हैं। तो ये जो हुआ ही। और फिर सेटलर्स वहाँ पे, वो तो मुकम्मल तौर पे, यानी आप देखें ना, सरकारी सरपरस्त में वो गुंडे हैं वहाँ पे। लेकिन ये एक तो बात इन्होंने की कि मैं फ़लस्तीनी अथॉरिटी को नहीं मानता, पहली बात तो उन्होंने ये की। और इन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है वो अब ख़त्म है। दूसरी बात, इन्होंने, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, और अमेरिका अभी तक ये बात कह रहा था कि ये साउथ में चले जाएं सारे। सबको ये कहा जा रहा था ना कि आप साउथ में चले जाएं, साउथ में चले जाएं, यानी आप जो खान यूनुस का इलाका है वहाँ पे चले जाएं, आप रफ़ा की सरहद पे चले जाएं, वहाँ पे चले जाएं। तो वहीं पर इन्होंने अब जो हमले हो रहे हैं, बमबारी हो रही है, वहीं पे हो रही है। और जो कल भी मैंने बात की थी कि वहीं पर अब ये डिफाइंस है, ये बात नहीं सुन रहे, क्या है। तीसरी उन्होंने जो बात है वो इन्होंने बात ही कही कि जो उनकी शुजाया कमांडर्स की एक किसी शख्स को वहाँ पे उन्होंने जो है वो मारा है, तो उसके वहाँ पर उनके जो फ़ौज के जो उनके तर्जुमान हैं इसराइल के, उन्होंने पूरी वो जो मैं कह रहा था ना कि उन्होंने तस्वीरें बहुत सारी कमरे में लगे हैं, तो उसको उन्होंने कल ट्वीट, हाँ उन्होंने अपना ट्वीट कर दिया इसको, ये तस्वीरें, और एक के आगे क्रॉस के, अब ये है, अब ये है, अब ये है, ये चला गया, ये है, ये है, ये ऐसे करके एक पिरामिड सा है। ये बहुत बड़ा सा है, इन्होंने ट्वीट छोटा किया है, लेकिन ये ऐसे तस्वीर में लगा हुआ ना, गैरेंट जो उनके बहुत सारी तस्वीरें, इसमें से कुछ लोग इसराइल में हैं, कुछ बाहर हैं, तो ये इन्होंने ट्वीट किया। अच्छा, वो जो हैं वो हमास के लोग कह रहे हैं कि जी 60 बंदे इनके कल धमाका हुआ है, ये एंटर हो गए थे और खान यूनुस में इनकी ज़मीनी फ़ौज एंटर हुई, और गुस्से में इसलिए आए हैं कि एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिस ब्लास्ट में 60 इसराइल के फ़ौजी मारे गए हैं। यह हमास का दावा है, जो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन 2 लोग मारे गए हैं, इसकी तस्दीक इसराइल की फ़ौज ने की कि हमारे 2 मज़ीद लोग मारे गए हैं ज़मीनी उसमें। अच्छा, जो शुमाल का इलाका है ना, जो शुमाली गज़ा है, ठीक है, शुमाली गज़ा में तो पहले ऑपरेशन तो खाली पड़ा है, लेकिन वहाँ कोई अब वहाँ जाएगा कौन, ये एक सवाल है, क्योंकि वो बराह रास्त आ रहा है हिजबुल्लाह की जद में, ठीक है, और हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर कोई कदम ना रखे। मतलब एक मामला तो है ना कि वो अब यहूदी आबाद होंगे, वहाँ पे मुसलमान जाएंगे, इसराइली फ़ौज जाएगी, किस तरह रहेगी, क्या होगा, क्योंकि तीसरी जो बात की है इन्होंने नेतन्याहू ने कल, वो मेरे लिए बड़ी यानी इनका, मैंने इतना शदीद गुस्से में उनकी बात कभी सुनी नहीं है। और उनका जो एग्जैक्ट, अगर मैं उनका जुमला यहाँ पे कोट करूँ तो वो ये कहते हैं कि हम लेबनान को, अगर लेबनान ने हमला किया, अल अरबिया को कोट करते हैं, ये 25 इसराइल प्राइम मिनिस्टर थ्रेटन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ लेबनान। इनकी एग्जैक्ट, मैं उस वक्त तकरीर का जो इंग्लिश तर्जुमा चल रहा था, इन्होंने कहा कि हम सफ़ा हस्ती से लेबनान को मिटा देंगे अगर हिजबुल्लाह ने अब हमला किया, ठीक है, और अगर वहाँ हिजबुल्लाह की तरफ से हमले होते रहे, पूरे लेबनान को हम यहाँ पे धरती से मिटा देंगे, पूरे लेबनान को। अच्छा, अब ये जो है, तो ये तो इनकी स्पीच थी, 700 लोग शहीद हो गए। अब एक खामोशी सी छाई हुई है इस वक्त। 2-3 वाक़यात ऐसे हैं जो बड़े अफसोसनाक हुए हैं। एक तो ये कि पेरिस में एक स्टैबिंग हुई है, एक जर्मन टूरिस्ट, वो बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है। उनका कहना है कि ज़हनी मरीज़ था, लेकिन एक बहुत ही गलत बात हुई है। लेकिन जो 2 दूसरे वाक़यात हुए ना, वो काबिल तवज्जो हैं। एक तो ये है कि बहर अमर में फिर एक बरतानवी जहाज़ जो है उसके ऊपर रॉकेट अटैक हुए हैं, बरतानवी, लेकिन
उसके पीछे कोई इसराइल का कोई ताल्लुक निकल नहीं रहा। वो बरतानिया ने अपने यहाँ पे वॉरशिप्स को भेजा था यहाँ पे रेड सी के अंदर, उसके पीछे कोई इसराइली नहीं है। वो उसके ऊपर अटैक हुए हैं रॉकेट्स के। लेकिन उससे ज़्यादा जो अजीब सी बात है वो फिलिपाइन में जो आज एक ब्लास्ट हुआ है सुबह। अच्छा, अब आप कहेंगे कि फिलिपाइन के अंदर जो ब्लास्ट है ये कहाँ से बीच में, इसको मैं क्यों थोड़ा सा अचानक कहते हैं ना कि आप कहते हैं 1 मिनट ठहर जाइए, फिलिपाइन का जो ब्लास्ट है इसका क्या है, ये कहाँ से हो गया। तो फिलिपाइन का जो ब्लास्ट है ये उनका ब्लास्ट सुबह हुआ है, जिसको वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है ना सिंपली कि ब्लास्ट दैट किल्ड एट बाय 21वीं सलाइट के यूनिवर्सिटी वॉज टेररिज्म। फिलिपिनो प्रेसिडेंट ने कहा है कि टेररिज्म का वाक़या ज़ाहिर है, और वहाँ पे 4 लोग उसमें जो वहाँ पर उनके चर्च में थे वो लोग उनकी जानें चली गई हैं। अच्छा, और गार्डियन भी कह रहा है कि ये कैथोलिक 13वीं स्लाइड कैथोलिक मास जो है सदर्न फिलिपीन में लीव्स 4 डेड। अच्छा, जब ये खबर आई ना सुबह तो इसको मैंने कि कहाँ पे हुआ है ये, तो ये पता चला कि ये हुआ है मरावी के अंदर। अच्छा, मरावी जो है वो जनूबी यानी फिलिपाइन का जो जनूब का हिस्सा है वो मरावी के जज़ायर हैं, और ये जो जज़ायर हैं ये मरावी का जो शहर है इसकी एक अहमियत है जो अभी इस वक्त हमारे जहनों से निकल गई है। इसका एक माजी है, और इसका माजी है अबू सयाफ ग्रुप। एक अबू सयाफ ग्रुप जो है वो इस इलाके में बड़ा फ़ाल था, और वो बहुत फ़ाल था, मतलब यहाँ पे, और अभी भी क्या उसकी मौजूदगी है। अच्छा, अबू सयाफ ग्रुप जो है ये फिलिपाइन के जनूबी इलाकों में, अच्छा, ये 70 की दहाई से फ़ाल था, और बाद में इस ग्रुप ने जो है वो दाइश के साथ ऐलान, अच्छा, ये दाइश ईस्ट एशिया ग्रुप का इन्होंने ऐलान कर दिया था। फिर ये कुछ 4-5 महीने 2017 में यहाँ लड़ाई होती रही, जंग होती रही, यहाँ पे कब्जा कर लिया था इन्होंने। इतना ज़्यादा कब्जा कर लिया था कि फिलिपाइन की फ़ौज उसको छुड़ाने में शहर को मतलब इलाका निकल गया था हाथ से। और उसके बाद जो है वो अमेरिकन ट्रूप्स को, मैं ये लोगों की याद दहानी के लिए 15वीं स्लाइड याद दिला देता हूँ कि ये जो राइटर्स की कि यूएस जॉइंस बैटल एज फिलिपीन टेक्स लॉसेस इन बीसी सिटी, ठीक है, और ये जो है ये अमेरिकन ट्रूप्स को आना पड़ा था इनको इस इलाके को छुड़ाने के लिए। अब उस इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है, तो मुझे, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट ने कहा है कि प्रो इस्लामिक और ये सारी, तो मैं सिर्फ ये थोड़ा सा कि वहाँ पर भी इस तरह के ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं अलकायदा से या दाइश से रिलेटेड, या इस तरह के ग्रुप्स जो इस वक्त अचानक फ़ाल होने लग गए हैं, तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। एक तो ये दहशतगर्दी का वाक़या है, लेकिन उसके साथ ही उस इलाके में जो इलाका 2017 में 5 महीने फिलिपाइन के कंट्रोल से निकल गया था अगर अमेरिकन ना आते, और अमेरिकन वहाँ जब आते हैं तो चाइना से ज़्यादा ये कहते हैं कि यहाँ पे इस्लामिक मिलिटेंसी देखो दाइश वाले बना, तो वो इसीलिए वहाँ पे बेसिस लेने की 2 वजूहत हैं, चाइना से ज़्यादा ये वजह है। तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, तो मैं खामोश रहता अगर उनके सदर ये दावा ना करते कि ये प्रो इस्लामिक मिलिटेंट्स और इस तरह की बात। मार्को जूनियर जो है, ये दूसरा वाक़या। तो 2-3 वाक़यात ऐसे हैं जो कि बड़े अजब से हुए हैं। एक तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नेतन्याहू, अच्छा, अब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ये है तो अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी को भी नहीं मान रहे और वो गज़ा में हमास को भी नहीं मान रहे और वो कह रहे हैं लेबनान को मैं तबाह कर दूंगा, तो व्हाट नेक्स्ट? यहाँ पर अब खामोशी छा गई है। और लिमोंदे जो है वो बड़ा एक लिमोंद इसको जिस तरह से भी आप फ्रांस के अखबार को, इसका मतलब दुनिया, ये सबसे रिस्पेक्टेबल अखबार है, लिमोंदे का मतलब है दुनिया। तो जो 11वीं स्लाइड है, तो उस अखबार ने प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं वो आए थे यहाँ पे जो COP 28 चल रही है दुबई में, और लेमोंदे कह रहे हैं इन द मॉर्निंग फ्लैंक बाय, ये उन्हीं का अखबार है, फ्रांस का अखबार है, इसीलिए मैं इसको कोट कर रहा हूँ। कहने मॉर्निंग के अंदर तो अपने उनके साथ मिनिस्टर्स थे, फिर आर्म फोर्सेस के लोग भी थे। मैक्रोन हैज़ होप टू ब्रिंग टुगेदर द लीडर्स ऑफ कंट्रीज मोस्ट कंसर्न बाय द वॉर फ्रॉम इजिप्ट टू जॉर्डन टू कतर इन द मीन
इमेंस जहाँ पे होनी थी। हेडिंग लगाई मैक्रोन बियर द ब्रंट ऑफ अरब लीडर्स इरिटेशन ओवर गजा। इन्होंने असल में मैक्रोन ने कहा होगा मैं राउंड टेबल बुलाता हूँ तो कंसिडरिंग, अच्छा लेकिन इसका दूसरा जो खबर का दूसरा पैराग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर कंसिडरिंग अ ट्रिप टू सऊदी अरेबिया ही थॉट ही वुड बी एबल टू मीट सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान इन दुबई। अच्छा लेकिन हाउएवर द सऊदी लीडर पुल्ड आउट एट द लास्ट मिनट। अब क्या वो चले गए या वो आए नहीं या क्या हुआ, ये बहरहाल ये इनके अपने अखबार की खबर है। ये फिर कतर गए, कतर पहुँचे, इन्होंने प्रेसिडेंट मैक्रोन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीज़ फायर हो जाए किसी तरह। फ्रांस ने पूरा फील्ड हॉस्पिटल भेजा है गज़ा, तो फ्रांस के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो गज़ा में इमदादी काम कर रहे हैं। लेकिन फ्रांस जो है वो इशू ये हुआ कि फ्रांस के सदर प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है जैसे ही जब पहुँचे कतर में कि अपना रोल प्ले कर सकें, उससे चंद घंटे पहले वहाँ से ये बाइकआउट करके जा चुके थे। तो वो फ्रांस के सदर अब मतलब कतर से भी चले गए हैं वापस, ज़ाहिर है क्योंकि अब ये स्टैंड स्टिल हो गया ना, सारा सब रुक गई ये चीज़ें। मतलब अब व्हाट नेक्स्ट पे ऐलान हो रहा है, इंतज़ार हो रहा है कि अब आगे क्या करना है। जो इराक़ के वज़ीर दिफा हैं, ये वो इराक़ है जिसके सदर ने कल प्रेसिडेंट ब्लिंकन से सेक्रेटरी ब्लिंकन से कहा था कि आप उनको वार्न किया था बकौल जो टेलीफोन पे कॉल उनकी हुई थी और वो पहले जब मुलाकात हुई तो ईरान चले गए। आज उनके वज़ीर दिफा जो हैं वो ईरान में हैं और उनके फ़ौज के सरबराह भी आज ईरान में हैं। और ईरान और इराक़ की ज़ाहिर है कि एक यहाँ मुलाकात हुई है। और जो मेरी कल की बात थी उसको भी मैं आज हिंदुस्तान टाइम्स को कोट करते हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन की कॉल पे ऑन टेलीफोन। अगर 30th स्लाइड तैयार है तो दिखा दीजिएगा। ऑन टेलीफोन यूएस ब्लिंकन गेट्स अ बिग वार्निंग फ्रॉम ऑयल रिच मुस्लिम एलाई, डू नॉट अटैक इराक। अच्छा, जो मैंने कल कहा था ना कि ये बात इस तरह से हुई है कि वो अलामी में उसका जिक्र नहीं, तो हिंदुस्तान टाइम्स को हम कोट करते हैं कि ये सेक्रेटरी ब्लिंकन को ये कहा, ठीक है। और ये एक बहुत सख्त मौक़िफ़ है कि अब यहाँ पे दोबारा अटैक मत करना। अच्छा, वहाँ पर अमेरिकन ट्रूप्स भी हैं, तो वो ट्रूप्स भी उनकी मर्ज़ी से ही हैं, तो ये अब वो कह रहे हैं कि अटैक ना करना। उन पे ऐनुल असद पे भी अटैक्स हो रहे हैं और ये हरीर पे भी अटैक्स हो रहे हैं। और अब ये मामला ज़ाहिर है कि बढ़ेगा, ख़राबी की तरफ जाएगा। सही। तो इसमें जो है इसमें अब और क्या होने जा रहा है, क्योंकि 700 लोग जो हैं। अच्छा, मैंने आपसे बात पहले भी की ना कि ये ऑस्टिन लॉयड, अब वक्फा लें उसके बाद मैं बात करता हूँ, उन्होंने भी बड़ी आज एक अजब सी बात की है ऑस्टिन लॉयड ने। और प्रेसिडेंट मैक्रोन के 2 जुमले और ऐसे हैं जो आपको आने वाले दिनों के हालात बताएंगे आपको। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि मुल्क में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो चुका है और जो बयानात हैं ये इसी सिलसिले की कड़ी हैं। बिल्कुल जी, इसी सिलसिले की कड़ी है और ये आने वाले दिनों में और ज़ाहिर है बयानात तेज़ होंगे और तनकीद भी होगी और तानेबाजी भी होगी, तो सारा कुछ होगा। और अदालतें उनके फैसले भी बहुत कुछ तय करेंगे इंतखाबात से पहले। और शेड्यूल आ चुका है, ज़ाहिर है उसमें अब मतलब हम एक तरह से इंतखाबी अमल में दाखिल हो चुके हैं। हमारी तो यही है कि स्टेबिलिटी रहे, मईशत ठीक रहे, और बाकी ये है कि जो भी हुकूमत आए वो मतलब है कि बहुत ज़्यादा इत्तेहादियों की मोहताज ना हो, एक अक्सरियत, बड़ी अक्सरियत के साथ वो आए मुस्लिम नून की हुकूमत, ताकि ये है कि वो वजारतें वगैरह भी ज़रा कम हों और वो आराम से वो फैसले भी कर सकें कुछ। तो बाकी देखते हैं कि इलेक्शन से पहले क्या होता है और किस तरफ मामला जाते हैं। दूसरी जो बात अहम है, एक तो मैंने बात ये की ना कि ये इस तरफ ये सारा मामला जो फ़लस्तीन वाला है वो मामला ख़राब हो रहा है। तो नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने एक ख़िताब किया और बल्कि इंटरव्यू दिया है उन्होंने, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यूक्रेन से बुरी खबर के लिए सब तैयार रहें। अच्छा अब इसको फिर यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट करते हैं 26वीं स्लाइड। नेटो शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बैड न्यूज़ फ्रॉम यूक्रेन, क्योंकि इसी खबर को और इसी को बाकी मुल्कों ने भी उठाया हुआ है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा। अच्छा जी, फिर उसके बाद तास ने तो बहुत ही उठा लिया इसको 22वीं स्लाइड को। नेटो चीफ सेज इट शुड बी रेडी फॉर
मतलब नेटो के मुल्क तैयार रहें यूक्रेन के लिए, ठीक है ना, और वो एमुनिशन प्रोडक्शन होनी चाहिए और ये वो ना बड़ी बड़ी खबर के लिए तैयार रहें। और बुरी खबर ये है कि यूक्रेन ने इल्ज़ाम लगाया कि जी हमारे लोगों को वहाँ पे जो सरेंडर कर रहे हैं, तो उन सरेंडर करते हुए लोगों को जो है वो रशिया की फ़ौज जो है वो मार रही है। लेकिन मसला ये है कि वो सरेंडर क्यों कर रहे हैं। तो ये जैसे रॉयटर्स को भी कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। 14वीं स्लाइड की एक्यूजेस रशियन फोर्सेस शूटिंग सरेंडरिंग यूक्रेन सोल्जर्स। तो अगर इस तरह से ख़ुद यूक्रेन इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दे कि सरेंडरिंग सोल्जर्स, अब सरेंडर करना शुरू कर दिए सोल्जर्स ने, तो फिर ये इससे तो तासुर बहुत ही अजीब से ही जाएगा ना कि क्या हुआ है वहाँ पे। अच्छा, बेलारूस के सदर जो हैं वो चाइना चले गए, दूसरा दौरा है उनका इस साल में। चाइना और बेलारूस के दरमियान क्या मामला हो रहे हैं और वहाँ पे प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात हो रही है। ये एक उधर का फ्रंट और एक यहाँ का फ्रंट, और उसके साथ ही जो है वो ये फ्रंट, ये सारे डॉट जो है ना, ये कहीं आपस में ये देखें। एक तो बात ये है कि ये दो रियासती सोल्यूशन, ये लोगों को कतई उम्मीद, दुनिया भर में मुजाहरे आज भी हो रहे हैं, बहुत मुजाहरे हो रहे हैं आज फ़लस्तीन के गज़ा पे जो मज़ालिम जारी हैं उस पर। लेकिन लोगों को जो है ना, ये जो बात है कि जी अमेरिका, जैसे ऑस्टिन लॉयड की मैं बात कर रहा था, सेक्रेटरी डिफेंस ऑस्टिन लॉयड ने एक तकरीब से खिताब किया कल, और उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि अर्बन वॉरफेयर है, जो शहरी इलाकों में जो जंग है, उसमें आबादी साथ ना हो, अगर लोग साथ ना हो तो वो जंग जीती नहीं जा सकती। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यानी आप किसी शहर में दाखिल हों और आपको लोग देखें कि ये तो हमें जालिमों से छुड़ाने आए हैं, तो वो आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर वो आने वाली हमलावर फ़ौज को ही जालिम समझेंगे तो पूरा शहर फिर वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और आप वहाँ पे जंग नहीं जीत सकते। ये उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज स्ट्रेटेजिक जो पहलू है उसके हवाले से की कि शहरी आबादियों को हमने नेतन्याहू को समझाया है और बार बार समझा रहे हैं कि तुम ये जंग जो है ये आबादियों के से दूर हो, आबादियों, अगर आबादी तुम्हारे खिलाफ है तो तुम इस जंग को नहीं जीत सकते। अच्छा, दूसरा कैमला हैरिस की मुलाकात हुई है मिस्र के जनरल सीसी के साथ, और उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि फ़लस्तीनी, कैमला हैरिस बहुत ज़्यादा फ़ाल है नहीं इस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरी जो बात प्रेसिडेंट मैक्रोन ने की है ना, ये जो दुबई में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस यूपी में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं जी कि ये तो एक दिहाई तक जंग नहीं जी सकता इसराइल हमास के खिलाफ। ये गार्डियन को कोट कर रहा हूँ, इसराइल प्लान टू एलिमिनेट हमास दिस अ डिकेड ऑफ वॉर। ठीक है, 12वीं स्लाइड। यानी एक जो है इसको एक डिकेड की जंग जो है। अच्छा, और फिर उसके बाद इसी को टाइम्स ऑफ इसराइल ने उठा लिया, और मैक्रोन जो है उनका दौरा है इसराइल का, पता नहीं क्या बनेगा, मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया वो दौरा। मैक्रोन ने 10 स्लाइड उन्होंने कहा कि टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास वुड टेक 10 ईयर्स, 10 साल। ठीक है, यानी सिर्फ 10 साल लगेंगे हमास को ख़त्म करने में। प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं, इनका मिडल ईस्ट में बहुत, फ्रांस का मिडल ईस्ट को बहुत अच्छी तरह फ्रांस समझता है, मिडल ईस्ट को भी, अफ्रीका को भी, इन मुल्कों को। तो उनका ये कहना जो है, और आपको पता है ना फ्रांस अभी होकर आए थे, जो अरब डेलीगेशन था वो फ्रांस गया था, जिसमें तुर्की भी था, जिसमें इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा भी थे। तो ये सारे वापस आके अब ये जो कुछ हुआ है, और कतर का दरमियान में से निकल जाना, और साथ ही हमास का कहना कि कतर की सरजमीन पे निशाना बनेंगे। अच्छा, वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी की आज 4, मेरे ख्याल से इलेक्शन के इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, लेकिन 4 में से 3 जगहों पे वो जीते हैं वहाँ पे, और उनके जो मुखालफीन हैं, जिसमें कांग्रेस भी है, बाकी जो INDIA के नाम से इंडिया जिसको इत्तेहाद बना हुआ है, तो वो हारे, एक जगह वो जीते हैं शायद, और ये इनको जो BJP को फतह हासिल हुई है। लेकिन इशू ये है कि जो बाहर के मामलात हैं वो उलझ रहे हैं। अंदरूनी सियासत से तो हम हमेशा कोई बात उस पर नहीं करते जब तक कोई स्ट्रेटेजिक पहलू ना निकले। मिसाल के तौर पे उनकी जैसे कतर में मुलाकात हुई, दुबई में मुलाकात हुई अमीर कतर से, तो अमीर कतर से उनकी मुलाकात हुई, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें ना, अमीर कतर से उनकी मुलाकात जो है वो उसकी तस्वीर वगैरह भी हुई, लेकिन
इस वक्त अगर अमीर कतर से उनकी मुलाकात हुई तो उनको सिर्फ एक बात जो है ना अलग सेलेक्ट के बाद एक बात करनी चाहिए थी, और वो बात ये थी कि हमारे 6 बंदे आपने उनको, लेकिन वहाँ से कतर से भी मैंने चेक किया, मैंने क्या कोई 6 बंदे जो पकड़े हुए जासूसी के इल्ज़ाम में, इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर की अमीर कतर से मुलाकात हुई है, अब मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी तो बात ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी। मैंने कहा जिक्र इधर तो कहते नहीं, वो सलाम तो ही इधर उधर होता रहा, और मैंने कहा उन्होंने बंदे पकड़े, फांसी लगानी है उन्होंने, कह रहे अभी नहीं उठा ये मसला। और ये बात शायद कन्वे हो गई थी दोनों तरफ से कि जब हैंडशेक वगैरह हो तो बात डिस्कस नहीं होगी। मेरा ख्याल से ये डिस्कस होनी चाहिए थी। इन्हीं ये वो उन बंदों को सज़ाए मौत जो है वो वहाँ पे कोर्ट से, बहरहाल किसी और लेवल पे हो सकता है, वो फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पे किसी और लेवल पे हो जाए। लेकिन ये है कि ये जो मामला, ये जो फ़िलिपीन वाला मामला देखें ना, ये एक नया फ्रंट है आज अगर तो यहाँ पर ये जो उनके प्रेसिडेंट कह रहे हैं, और ज़ाहिर है किसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे कह रहे हैं कि फ़िलिपाइन के, तो ये मामला अच्छा नहीं है, क्योंकि ये उनका वो प्रॉपर एक मिलिटेंट ग्रुप है। ये जो अबू सयाफ ग्रुप है ना, प्रॉपर टेररिस्ट नहीं होते जिनका कोई ये पुरानी इनकी हिस्ट्री निकलती है। ये कोई बैंडिट्स होते थे पता नहीं जंगलों में, पता नहीं उसके बाद कबाइल की लड़ाई शुरू हुई फिर, लेकिन चूंकि वहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो वो उन्होंने फिर अलकायदा और धमाके और ये और वो इस पूरे सिनेरियो में वो कहाँ से एंटर हो रहे हैं अब फ़िलिपाइन के पास से, और उन्होंने कैसे ब्लास्ट किया है। और मैं इसमें कबू भी सियाफ ग्रुप का नाम नहीं लेता, अगर वो प्रो इस्लामिस्ट लफ्ज़ ना लेते ना तो प्रो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो मैंने कहा यहाँ कौन से प्रो इस्लाम, मैंने कहा ये तो अबू सयाफ ग्रुप है, दोबारा अबू सयाफ ग्रुप और यही इलाका है। तो बात ये है कि ये मामला जो हैं ये ख़राब हो रहे हैं, इसमें चाइना खामोश है। चाइना बिल्कुल, इसमें चाइना ने पूरी कोशिश की। आप देखें वज़ीर ख़ारजा गए हैं न्यूयॉर्क अनयूजुअली, और ये पूरा उन्होंने सबसे पहली टेलीफोन कॉल अगर सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा को आई है तो वांगी की आई थी 7 अक्टूबर के बाद। और उसके बाद ये नेतन्याहू का ये कहना कि मैं लिबनान को तबाह कर दूंगा, मैं फ़लस्तीनी अथॉरिटी को भी नहीं मानता, ये भी महमूद अब्बास भी उन्हीं की तरह। अच्छा, महमूद अब्बास ने भी खिताब नहीं किया, दुबई में जो COP 28 है उसमें नेतन्याहू भी नहीं आए, ये भी नहीं आए, उनके सदर है उन्होंने भी खिताब नहीं किया, शी जिनपिंग भी नहीं आए, बाइडन भी नहीं आए। लेकिन कॉन्फ्रेंस अच्छी गई बहरहाल, ज़ाहिर है कि बड़ा अहम मामला है माहौलियात के हवाले से। लेकिन अब ये देखते हैं कि ये कैसी तरह से चलता रहेगा मामला कि लिबनान को ख़त्म कर दूंगा और फ़लस्तीनी अथॉरिटी को भी नहीं मानता। उस समय फिर बहुत सी बातें आप ऐसी कह देते हैं ना, जैसे मोसाद को ऑर्डर दे दिया कि आप असैसिनेशंस करें, तो मामला फिर ख़राब होते हैं और उसमें ऐसी क़ुव्वतें आ जाती हैं जिनको नहीं है। जैसे ये फ़िलिपीन में, मुझे नहीं पता ये कौन से लोग हैं, कौन जिम्मेदारी इसकी कबूल करेगा, लेकिन ऐसी क़ुव्वतें आ जाती हैं जो कि अचानक आपके लिए गैर मुतवक्को होती हैं और मज़ीद तशद्दुद और वो उस तरफ ले जाती हैं मामलात को। तो ये जो मेरे ख्याल से मामला है, इसको आलमी बरादरी जल्द से जल्द देखे और इन मसाइल को हल करे। ये सफारतकारी का ख़राब होना और ये ट्रैक 2 का भी ख़त्म होना कतर से, ये मेरे ख्याल से बहुत ही अजब सी बात है। या ये है कि किसी और जगह पे असैसिनेशंस अगर शुरू होती हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।